बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे और अफ्तारी भी बड़ी अच्छे से तमाम के साथ कर रहे होंगे। जी आप प्रोग्राम का हमने जी आगाज़ करना है और आगाज़ हम खबरों से करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट में। हमारे मेहमान भी हमें जोड़े और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हमने शामिल करना है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आज की खबरों की तरफ हमने चलना है जी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर लीड स्टोरी की तरफ चलते हैं। इंजेक्शन रिएक्शन के शवाहिद ज़ाया कर दिए गए, पोस्टमार्टम ना हुआ, 3 नर्सेज जिम्मेदार करार दी गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक अमल है ये। इंसाफ के तकाजे हमारे यहाँ क्या रह गए हैं? हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि रेस है कि नज़ला बेचारे किसी गरीब पे निकल जाना है और बड़े लोग जो असल में जिम्मेदार है वो आराम से निकल जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सीएम साहिबा ने खुसूसी तौर पर इसका नोटिस लिया, इंक्वायरी के अहकाम जारी किए, तो सीएम साहिबा का नोटिस ये था। इमरान यूनस, यही हम बात करना चाह रहे हैं। बल्कि कुछ रोज़ कबल हम जब प्रोग्राम में बैठे थे, जिस दिन ये वाक़या हुआ था, और प्रोग्राम में बैठे बैठे दूसरी डेथ जो है वो हुई थी, जो कि आपने ब्रेक भी की थी, उस पर हमने डिस्कशन की थी। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि इस इंक्वायरी से होगा क्या। इस इंक्वायरी पे यही होगा कि मलबा जो है वो नर्सिस पे या नीचे जो पैरामेडिक स्टाफ है उस पर डाल दिया जाएगा या स्टोर कीपर पे डाल दिया जाएगा। यही हम बात कर रहे थे कि ना कोई डॉक्टर जाए, ना कोई यंग डॉक्टर जाएगा, ना कोई एमएस जाएगा, डीएमएस जाएगा, ना ही कोई सेक्रेटरी जाएगा, ना ही। अब बात अगर हम आए इस वाक़े की तरफ, पहली बात तो ये है कि आपने 3 नर्सिस को जिम्मेदार करार दिया। इसका मतलब जो है वो ये है कि ये जो 2 डेथ हुई हैं और 16 जो हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक थी और कुछ वेंटिलेटर पर भी हैं 4 लोग, इट मीन्स आप ये मान रहे हैं कि वो जो 2 डेथ हुई वो नेचुरल नहीं थी, वो इंजेक्शन का रिएक्शन था। ठीक है, फिर आपने इन 3 को जिम्मेदार करार दिया। अब सवाल जो है वो हमारा, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि इस इंक्वायरी कमेटी का हेड जो है वो डॉक्टर इसरारुल हक तूर को बनाया गया था, और मैं वाकई हैरान हो रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी है तो फिर उन पे भी जो है ना वो सवाल बनता है। अब आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि 3 नर्सिस को आपने जिम्मेदार करार दिया, क्या ये नर्सिस वो थी जिन्होंने खुद से इंजेक्शन लगाया? क्या ये नर्सिस वो थी जिन्होंने इंजेक्शन खरीदा, जो इंजेक्शन खरीदने में ठीक है मुलविस थी? क्या ये नर्सिस वो थी जो इंजेक्शन जो है जो जिस स्टोरेज में रखा जाता है उस एरिया में, क्या उसकी मॉनिटरिंग ये कर रही थी? कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि इंजेक्शन का रिएक्शन इसलिए हुआ कि वो इंजेक्शन खराब था, या वो एक्सपायर था, या वो इंजेक्शन जो है जाली था, या वो इंजेक्शन इंसानों के काबिल नहीं था, या वो स्टोर में पड़ा पड़ा खराब हो गया। तो इन सब चीजों में उस बेचारी का क्या कसूर है जिसको यंग डॉक्टर ने या किसी डॉक्टर ने, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कहा कि जी इस पेशेंट को ये इंजेक्शन लगा दें? उसका क्या कसूर है? सबसे पहले तो ये होता है दुर्र नायाब, नर्स का तो खुद इख्तियार नहीं ना कि वो खुद से इंजेक्शन लगा रही है। ऑब्वियसली डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है, फिर उसके बाद आपकी स्टोर से चीजें इशू होती हैं, जो इशू करके बंदा दे रहा है, आखिर उसने देखा कि उसके साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक पानी होता है जो उसके साथ मिक्स करके लगाना था, वो नहीं था और इंजेक्शन वैसे ही लगाते गए। वो प्रोटोकॉल वहां स्टोर वाले ने देखना था। अद्वियात जिनके पास होती हैं, जिन्होंने इशू करनी होती है, जाहिर बात है उन्होंने उसको इंश्योर करके देना होता है। नर्सिस पे आके क्यों नजला गया? अच्छा देखिए, पहले तो पेशेंट शीट होती है वहाँ पे, उस पर डॉक्टर जो है वो खुद लिखता है कि जी ये लगना है, ये क्वांटिटी है, हर चीज़ हिस्ट्री होती है। उसके बगैर कोई नर्स खुद से मजाज नहीं है कि वो कोई भी इंजेक्शन लगा के और जो दवाई आपको लगाई जाती है वो भी उसमें मेंशन एग्जैक्टली वो मेंशन होती है। और वो आपको या तो अमूमी पहले ये होता था कि आपको खुद स्टोर से दी जाती थी। आजकल ये प्रैक्टिस है कि लवाहिकीन या जो वर्षा होते हैं साथ उनको कहा जाता है कि जी आप ये बाजार से ले आए। ठीक है, अब 2 बातें, उसमें नर्सिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो अगर वो किसी चीज़ में जिम्मेदार हैं तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड टीयर को तो तलाश करें कि वो दवाइयाँ किसके ऑर्डर से पास हुई, वो दवाइयाँ किसके ऑर्डर से परचेज की गई, प्रक्योर की गई, से निकली, और जब वो स्टोर से निकली तो क्या वो ज़ायदुल मियाद तो नहीं थी, क्या उनकी क्वालिटी कैसी थी, उनको मेंटेन टेम्परेचर में रखा गया था, नहीं किया गया था, उन पर तो बात ही नहीं की जा रही। अच्छा, उन पहलुओं को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। अब सीधा मलबा क्या है जी लगाने वाले पे। पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान समेत दुनिया में सबसे पहला केस आ गया कि इस तरह का कोई जो है ना जो कोई गलती हुई, इंक्वायरी कमेटी बनी हो, इंक्वायरी कमेटी बैठी हो, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, लोगों की जाने चली गई है, लोग वेंटिलेटर पे चले गए और आपने उसका पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम नहीं किया और आपने खुद से डिसाइड कर लिया। पहले तो मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी अफसर को यह भी लिखना चाहिए था कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें जिसने इसके पोस्टमार्टम को रुकावट डाला, और 24 घंटे के अंदर जो पोस्टमार्टम होना लाजिम था वो नहीं होने दिया। ये तो पता चल रहा है कि आप असल बात जो है वो छुपाने की देखिए ना, तमाम लोग इसमें आ रहे हैं। जो मैं 2 रोज कबल ये बात कर रहा था कि लाहौर में बिकने वाली हर दवाई जो है उसकी जो जाली उसकी शक्ल है वो आपको शालमी में बिक रही है, मिल भी रही है। लिटरली मैं, अगर गवर्नमेंट मुझसे राब्ता करेगी तो मैं इनको स्टोर पे ले जाऊंगा जिसने मुझे ये बात बताई कि इमरान भाई हम जाली अद्वियात वहां से लाते हैं, ये देखें जाली और जो ओरिजिनल है उसका फर्क ये है, वो ये दिखा रहा है। और कहता भाई बेचनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि अद्वियात जो है यहाँ बननी बंद हो गई हैं। लोगों को हम करते क्या है, 2 टैबलेट अच्छी दे देते हैं, बाकी 4 जो है वो ये दे देते हैं। लिटरली ये चीजें। अब बात ये है कि ये इंजेक्शन जिसने पहले पास किया वो अथॉरिटी को पकड़े, पहले तो उस अथॉरिटी से बात करें, उससे पूछे कि वाकई क्या ये इंजेक्शन ठीक था या नहीं था। पहले तो उस अथॉरिटी से आप इंक्वायरी करें ना। आपने उठा के कहीं इस रिपोर्ट में ये जिक्र नहीं हुआ कि जो इंजेक्शन ठीक था या नहीं था। दवाई खरीदने के, दवाई को मेंटेन रखने के प्रॉपर। और दूसरी बात ये है, ये इंजेक्शन जब सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन अप्रूव होता है तो वो सिर्फ उस हॉस्पिटल के लिए अप्रूव नहीं होता, वो पूरे प्रोविंस के हॉस्पिटल्स के लिए, डिस्पेंसरीज के लिए और बाकी सरकारी जहां पर इलाज मुआवजा होता है उसके लिए अप्रूव होता है। ये चीज तो इस हॉस्पिटल में सामने आ गई। बाकी पूरे पंजाब में अगर ऐसे केसेस हुए हैं, वहां पर अगर किसी ने ये कह दिया कि जी चलो अल्लाह का हुक्म था मर गए, तो उसका जिम्मेदार कौन? अच्छा, ये मैंने देखें, आपको पहले भी याद होगा कि मैंने यास्मीन राशिद साहिबा जब थी, मैंने तब भी ये चीज़ हाईलाइट की थी क्योंकि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में एक बात आई थी कि ऑपरेशन किसी अजीज़ का था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यार आप ये सरकारी दवाइयाँ न लीजिएगा, अगर आप अफोर्ड करते हैं बाहर से ले आए। तो मैंने पूछा, कहता यार आप भाइयाँ छोड़ें आप इस बात को, आप ही दवाइयाँ बाहर से ले लें, ऑपरेशन और प्रोग्राम में बैठ के दोनों आपने ये बात, ऑपरेशन और उसकी चीजें हम खुद देख लेंगे, वो आपके हेल्थ कार्ड पे हो जाएगा। भाई ये चीजें तो आज की बात है। अब मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि या हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा अब ब्यूरोक्रेसी के नरगे में चला गया है, उनको कुछ नहीं कहना, बिल्कुल चला, वो मुकद्दस गाय बन चुकी हैं। वजीर आला मुसलसल जो है ना, मुझे तो लगता है कि शायद वो दिफा कर रही हैं अब इस तरह से, और एक जिद पे आ गई है कि जी ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कहना। नहीं, अफसोस है क्योंकि आपके यहाँ पे जाने गई हैं, आपके वज़रा, आपके सेक्रेटरीज क्यों नहीं जिम्मेदार? मुझे बताए ना, क्यों नहीं जिम्मेदार? एक कांस्टेबल ने एक हरकत की फैसलाबाद में और वहाँ पे आरपीओ और सीपीओ तक को उड़ा दिया गया। मुझे यहाँ समझ नहीं आती कि यहाँ पे एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर 2 बड़े वाकयात होते हैं और आप ब्यूरोक्रेसी से पूछते नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी की बातें नहीं करते। फिर मैं एक बात कहूँगा तो फिर बड़ी लोगों को चुभेगी कि क्या वो दोनों जो ब्यूरोक्रेसी के आपके सेक्रेटरीज हैं वो बहुत लाडले हैं? क्या एक बहुत ही लाडले अफसर की जो है वो रिलेटिव है? एक सेक्रेटरी साहिबा तो यही लग रहा है। मेरिट का रोने वाली इस गवर्नमेंट के, मैं क्या कहूँ कि ये जिन लोगों, 2 लोगों की जाने गई हैं, फिर हम ये कहेंगे कि ये रिपोर्ट जो है ये मेरिट का रोने वालों के मुंह पर तमाचा है। कि बनता तो ये था कि जब ये वाकया हुआ है ना, आपको तो सबसे पहले ये करना चाहिए था कि ए से लेके जी तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पहले तो आप उनको जरा साइड लाइन पे करें ना, उनको ओएसडी करें। अच्छा, उसके बाद इंक्वायरी करते हैं, वो एहतजाज करिए, उनका मौकिफ तो वो सही कह रही है ना। जाली अद्वियात खरीदने के जिम्मेदारान जो है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये देखें, ये नर्सिस कौन होती है? जिनको पता होता है कि हॉस्पिटल में जो मेडिसिन है वो अच्छी है या बुरी है। अगर वो ये कह रही है कि भाई जाली अद्वियात खरीदने वाले जो हैं वो इस चीज के जिम्मेदार हैं, तो वही बात जो मैंने यहां पर पहले की कि जिस अथॉरिटी ने ये इंजेक्शन अप्रूव किया, जिसने इसको हॉस्पिटल्स के लिए नॉमिनेट किया, ओ भाई उसको तो पकड़ो, उनको पकड़े ना। कहाँ है वो आपकी अथॉरिटी? अभी आई ड्रॉप्स वाला कुछ हमने स्कैंडल ये देखा, बहुत बड़ा माफिया है यहाँ पे। बहुत ही ईमानदार और अच्छे कैप्टन उस्मान साहब जैसे ऑफिसर नहीं टिक सके। अगर मैं माजी में जाऊँ, उन लोगों को नहीं चलने दिया गया हेल्थ में, तो बाकी कौन जाएगा? अब मुझे ये बता दें, यहाँ से मैसेज तो ये जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में चले, कोई बहुत मजबूरी को चला गया, दवाई कोई ना वहाँ से ले। दोनों सेक्टर्स में एक सेक्टर बहुत लाडले हैं और वो किसी बहुत ही वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के किसी बहुत बड़े अफसर की जो है ना वो रिश्तेदार भी हैं। तो आप उनके खिलाफ जितना भी बोल लें, जो मुँह कुछ मर्जी कर लें, कोई नहीं होगा। बड़े बड़े अखबार लिखने से कासर हो गए हैं। मैं बड़ी बड़ी स्टोरियाँ पढ़ा करता था। मैं एक बहुत नामवर अखबार जिसका बड़ा नोटिस लेने की बात की जाती है, उसने भी लिखना छोड़ दिया है। यहाँ तो ऐसी हालत हो गई है, हेल्थ पे कौन लिख रहा है मुझे तो समझ नहीं आती। हम थोड़ी सी बात करते हैं, जाहिर चौधरी साहब एक व्लॉग करते हैं, वो लोगों को थोड़ा उससे रसाई मिलती है, मालूमात का पता लगता है। उसके अलावा कौन बोल रहा है कि लोगों की जानें चली गई हैं? मुझे बताएं ना, आप एक शख्स की जान जाने को इतना लाइट ले रहे हैं। हालांकि आपने पेंट उड़ गया बाइक लेन का, आपने इंक्वायरियां बिठा दी,
ठीक है, एक वजीर साहिबा टीवी पे बहुत देर तक बात करती रही, लेकिन आप इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है, आप किसी को उड़ाने को तैयार हैं, आप दानिस्ता तौर पे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मीडिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इवन हेल्थ स्टाफ की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और आपने खाना पूरी करने के लिए 3 नर्सेस को बस जिम्मेदार करार दे दिया और बता दिया जी हमने वो अपनी मर्जी से गई थी, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, शौहर से लड़ाई हुई होगी, घर से आई उठ के उनको किसी का टीका ठोक दिया। इस तरह होता है, इस तरह हो सकता है कि इस वाकये में पहली चीज वही जो हमारी लीड स्टोरी है कि भाई शवाहिद आपने जाया कर दिए हैं, वो एक अकल के अंदर पोस्टमार्टम होने देते आप पता लग जाता है। आप यकीन जाने मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं ना, मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, मेरा जब कोई तोता मरता है ना, मेरा परिंदा मरता है, तो मैं उसका जाके पोस्टमार्टम करवाता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं देख तो सकूं कि इसको रीजन पता चल जाए ताकि मेरे बाकी तोते बच जाए। वो ये तो इंसान है, और फिर आप जो है उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रहे, क्यों? क्योंकि ये ना पता चल जाए कि क्या वो इंजेक्शन जो है वो जाली था। अब ये करेंगे क्या ये बताएंगे कि इंजेक्शन जो थे वो ये चीज तो ये मान गए हैं कि उस इंजेक्शन की वजह से मौत हुई, ये भी ये मान गए हैं कि ये नेचुरल चीज नहीं थी जिसकी वजह से इन्होंने नर्सेज पर मलबा डाल दिया। अब ये चीज ये देखें, ये तमाम स्टॉक वहां से उठाएंगे, इसको गायब कर देंगे, और कभी इम्कान है कि उसकी जगह नया स्टॉक जो है ओरिजिनल स्टॉक ला के रख दें। नहीं जी, इस मामले की प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए, अदरवाइज ये सिलसिला कभी नहीं इस तरह रुक पाएगा और आप इन लोगों को बचाते रहेंगे, चलें कभी तो पकड़ होगी। MS मांगा मंडी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल नाकिस कारकर्दगी पे मुअत्तल। हम कहाँ का रोना रोए, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। अभी आप जनरल अस्पताल चले जाए, 10,000 मसाइल आपको वहां नजर आ जाएंगे, आप जना चले जाएं वहां नजर आ जाएंगे, आप सर्विसेज चले जाएं वहां नजर आ जाएंगे, जहां कहीं जाएंगे क्या सारे MS मुअत्तल कर देंगे? काम कौन करेगा दुरे ने? आप देखिए, एक तरफ ये कहते हैं जी कि हम जो फंड बहुत जारी कर रहे हैं, कल भी शायद थोड़े हुए फंड जारी, और एक तरफ ये कहते हैं जी कि मसाइल भाई अरबों में हुए चले जी, थोड़े है ना। हेल्थ के लिए ये 2-3 अरब रुपए क्या हैसियत रखते हैं? हेल्थ के जितने मसाइल है, 3 अरब तो मेरे ख्याल म्यू की लायबिलिटी होगी। बंदा बीमार है, आप हर बंदा बीमार है, और आफ्टर कोविड जो है वो हर शख्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। ऐसी है, किसी को पेन का कोई सिंड्रोम हो रहा है, किसी को कोई लंग्स की इन्फेक्शन हो रही है, स्वेयर इन्फेक्शन हो रही है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, हर बंदा कहीं ना कहीं अपने अंदर एक चेंज फील कर रहा है। अब हमें लाहौर तो चले छोड़ें, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाया जाए, हर एक को मेडिकल स्क्रीनिंग की तरफ ले जाया जाए। हम तो इतनी आइडियल बातें सोचा करते थे, मेरा ख्याल है कि अब हेल्थ तो ख्वाब रह जाएगा, लोग अस्पतालों में जाने से पहले वसीयत लिख के जाया करेंगे। सही बात है। अपने सरकारी अस्पतालों में जो एक होशमंद शख्स है ना, वो वकील को बुला के वसीयत लिखा करेगा कि पता नहीं मैंने आना है कि नहीं आना। एक चीज तो इंश्योर कर लें, अगर सरकारी अस्पताल में आप जा भी रहे ना, दवाई वहां की ना लगवाएं, वो अपनी जेब से लेकर लगवाएं। खुदा की कसम, हम इस वक्त ना वजीर आला को मैं और दुरे ने आप खड़े होकर सलूट करते, अगर वो ये जो MS हटाया, अगर ये उस मामले पर किसी को हटाती, उस मामले पर किसी को हटाया नहीं है और नाकिस कारकर्दगी, ओ भाई यहाँ लोगों की जाने जा रही है। वजीर साहब चले गए हैं, अगर वजीर साहब का मूड ना होता और वजीर साहब अपने हलके में उस तरफ ना चले जाते, उनके वालिद साहब का भी हल्का, आप सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया टीम आपने रखी हुई है जो आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट है, जो पीछे से भी शॉट्स बना रही है, आगे से भी बना रही है, राइट से भी बना रही है, लेफ्ट से भी बना रही है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं ये ओ भाई, अगर आपने किसी को कॉपी करना है तो साथ उनके अहकामात और उनके तौर तरीके भी कॉपी कर लेना। ये सिर्फ ये टिकटॉक पे ये रिएक्शन नजर आना शुरू हुए हैं CM साहिबा के दौरे के बाद, और ये 2-3 खबरें आई हैं। अस्पतालों को अद्वियात की मद में 3 अरब 50 करोड़ जारी हुए हैं। मैं बता दूं जी, PIC को 45 करोड़ 90 लाख, सर्विसेज को 25 करोड़ 60 लाख, लाहौर जनरल अस्पताल को 12 करोड़ 50 लाख मिल गए हैं, जिनाह अस्पताल को 27 करोड़ 10 लाख, गंगाराम को 24 करोड़, मियां मुंशी अस्पताल को 50 लाख रुपए जारी। अब कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, आप पहले वहाँ पे तयन करें कि क्या वहाँ मेरिट पे अफसरान बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, क्या वो प्राइवेट क्लिनिक माफिया से बिल्कुल फारिग है? वो शाम को या दोपहर के बाद अपने क्लिनिक्स नहीं करते। जहाँ पैसे जारी कर दिए गए हैं वो अद्वियात की खरीदारी की मद में किए गए हैं। लोगों की लाइन लगी हुई है। अब ये नहीं हो सकता कि अद्वियात नहीं मिल रहे, कि अच्छे लोग आपकी फील्ड में आपको ना मिले, मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर साहिबान अच्छे लोग आपको ना मिले, ये मैं नहीं मानता। हर जगह होते हैं, आपने सिलेक्ट करना है कि किसके वफाद है किसके नहीं है। आपने पैसे दे दिए, आपने क्या लाइबिलिटीज चेक की कि किसकी मद में कितने पैसे थे जो आपने जारी कर दिए। हो सकता है कि ये अल्ले तल्लों में ज़ाया हो जाए। सही बात किसी को बिजली के बिल रहते होंगे उसमें लगा देगा, किसी को कोई AC रेनोवेट होने होंगे, वो सर्विस होने होंगे उस पर लगा देगा, कोई किसी मद में लगा देगा,
कुछ अपनी जो है डेंटिंग पेंटिंग दफ्तरों की, अपने अस्पतालों की करा लेगा। भाई आप ये चीजें इंश्योर करें, आप ये चीजें क्यों नहीं इंश्योर करते? जारी हुए हैं, कौन कौन सी जरूरी अद्वियात खरीदी जाएंगी? और कितना मुश्किल काम है कि जी हम दवाइयां खरीदने की लिस्ट जाए और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर उसको वेरीफाई करे और वहीं से उसका चेक जनरेट हो जाए। कितना मुश्किल काम है। अब तो इतनी ज्यादा तगड़े हो चुके हैं कि इन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने की, अपने लोगों को आगे हायर किया हुआ है, नाकिस अद्वियात भी आ रही हैं, और जो भी दवाइयां आ रही है खुद ही ले रहे हैं, खुद ही पास कर रहे हैं, खुद ही आगे स्टोर में जा रहे हैं। ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या रोल है? वो शैतान की तरह एक माह के लिए कैद होती है, तो उसके रिजल्ट आपने देख लिए। लेकिन उन ड्रैब के जो अगर बंदे मुतहर्रिक होते या उसके इंस्पेक्टर्स होते, बस ये कहा जा सकता है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अब कुछ महंगाई की तरफ आ जाते हैं। एक बड़ा मसला है जी रूटीन में वो, क्योंकि माह मुबारक में ही होता है कि आप अफ्तारी में चीज़ें इस तरह की बनाते हैं कि चिकन का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। 700 रुपये किलो जो है कार्रवाई पर कारोबार बंद करने की धमकी दे दी गई है। अच्छा, इन्होंने पहले तो कहा था ब्रायलर के मालिकान ने कि हमने गवर्नमेंट को जो है वो लेटर लिख दिया है कि इतनी कीमत हमने रखनी है, और उसके बाद अब जी कारोबार बंद करने की धमकी दे रहे हैं। दुरेना आप। अच्छा, ये पिछले बुध की बात है जब ये बात कर रहा था 600 रुपए की ना, तो उस वक्त कैसर खोकर साहब, ये हफ्ते की बात है, कैसर खोकर साहब बैठे थे तो वो कहते थे ये कैसे हो सकता है, बाइकआउट कर देंगे, और अब 700 पे आ गए। तो अब 700 रुपए पे आ गए, ठीक है। और ये रुकने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप इनके मुतालबात मान भी लें, ब्लैकमेल कर रहे हैं 100%। मुझे ये बताएं कि इन महंगाई के दौर में एक तो वैसे ही खपत जो है उस तरह देखी जाए कंट्रोल्ड है, क्योंकि कौन करता है, ना शादियां हो रही हैं, ना बहुत ज्यादा तकरीबात हो रही हैं। अब तो इफ्तारियां भी इस तरह से नहीं हो रही कि देखा जाए तो कि बहुत ही हॉल भरे हों, लोग बुला रहे हों, तो सिलेक्टिव हो रहा है यूज़। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शायद शादो नादरी कोई हफ्ते में 1 या 2 दिन मुश्किल से अब ब्राइलर खा पाता हो। मटन की तो बात ही छोड़ देना, वो तो ख़त्म कर दे बात। जो हलाल और जायज़ तरीके से कमाते हैं उनके लिए तो इम्पॉसिबल है। मैं फिर तस्हीम मैंने कहा मैं अपनी बात ही कर लूँ, क्योंकि कुछ लोग खाते होंगे, रोज़ भी खाते होंगे, लेकिन लोगों की इस्तिताअत और वसाइल से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। तो पहले जस्टिफाई करें ना कि आपको कौन सी इतनी डिमांड सप्लाई का रेशो ऊपर नीचे चला गया जी कि आपको 700 रुपये करने की जरूरत पड़ गई है। और अगर आपको वारे नहीं खाता मिसाल के तौर पे, तो आपको कारोबार बंद करने की धमकी देने की जरूरत है। अब आप अपने पल्ले से तो रोज ही डाल रहे होंगे, क्योंकि आप कह रहे होंगे हमें तो पहले दिन से 700 रुपये का पड़ रहा है जी, 100 रुपये तो हम जेब से डाल रहे हैं, इतने आप अच्छे, ये नहीं हो सकता। तो आप इस तरह की बात, तो अगर आपको कारोबार सूट नहीं करता और नहीं करेगा, आप अपनी जेब से डालना शुरू करेंगे तो आप बंद कर देंगे, अंडरस्टूड है। तो ये धमकी सिर्फ इसलिए है कि जो हुकूमत घुटने टेक दे। और जो इन्होंने लेटर वज़ीर आला को लिखा है, जिसका खोकर साहब ने उस दिन कहा था कि जी वज़ीर आला को मुस्तरद कर देना चाहिए, किसी भी धमकी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, तो अब ये कहते हैं जी कि हर किस्म का टैक्टिक्स यूज़ कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोल्ट्री एसोसिएशन ये भी करके देख ले, यहाँ पे जो हालात हैं लोगों के, जो भूख के हालात हैं, कोई दुकानदार जो मुर्गी बेचता है वो कारोबार बंद भी कर देगा, कितने लोग करेंगे? सही बात। आखिर उन्होंने रोजी रोटी कमानी है, उन्होंने घर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ लेके जाना है, ये तो नहीं होना ना। तो चलो ठीक है, पार्शली लोगों को गोश्त मिल रहा होगा, पार्शली नहीं मिल रहा होगा, हुकूमत ये भी करवा के दे। और ये कौन सी ऐसी जान बचाने वाली चीज है जो बहुत जरूरी है, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, ये तो जी खबर की हद तक है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक्सपीरियंस हुआ है कोई आपका? देखिए जी, क्योंकि मैं अपने घर के लिए गोश्त जो है वो खुद खरीदता हूँ, वो इस वजह से कि मैं मतलब अपने भाइयों को भी नहीं कहता कि वो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने सवाल करने होते हैं, मैंने जवाब ढूंढने होते हैं, इसलिए घर के लिए सफाई भी खुद सामने खड़े होकर बनवा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा जिसका मेरे ख्याल से लाहौर की जो 70% आबादी है उसको नहीं पता। ये पोल्ट्री एसोसिएशन जो है ना, ये इस कदर जालिम एसोसिएशन है कि ये लोगों, मैं जितने, मेरे ख्याल से लाहौर में जितनी शॉप्स हैं, तकरीबन कोई 90-95% जो मुर्गी के कारोबार में मुलविस लोग हैं वो हराम कमा रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ कि वो हराम कमा रहे हैं। क्यों? मेरी आप इस बात को सेकंड करेंगे और मैं देखने वालों को भी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब भी आप देखते हैं ना कि किसी भी आप ब्रायलर शॉप पे जाते हैं, वहां पे रेट लिखा होता है, बिल्कुल रेट लिखा होता है, वट वो 500 है, 600 है, 700 है। वैसे तो मैंने कल जो है वो मुर्गी खरीदी 800 रुपए किलो। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने रेट लिखा हुआ था 570 रुपए लिखा हुआ था उसने, लेकिन उसने किलो मुझे 800 रुपए दिया, मतलब 790 रुपए दिया। वो कैसे दिया वो मैं अब आपको बताता हूँ।
मैं गया, मैंने जाके पूछा कि मुर्गी किस तरह किलो है। उसने मुझे कहा जी ये जो रेट लिखा हुआ है, उसने मुझे कहा जी 570 रुपए किलो है। मैंने कहा भाई किलो किस तरह है? गोश्त का पूछा ना, जब आप किलो बात करते हैं तो गोश्त पूछते हैं, जैसे साफी कहते हैं। हाँ, साफी गोश्त। कहता जी कि अच्छा मैंने 800 साफी का भी नहीं दिया दुरे भाई, साफी का भी नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ है। कौन सा देसी मुर्गी तो नहीं ले आए? मैं वही बताने लगा हूँ। मैंने कहा जी किस तरह किलो गोश्त है? कहता जी 570 रुपए। मैंने कहा किलो गोश्त? कहता जी। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा किलो गोश्त 570 का है या 8 ग्राम? तो वो मुस्कुरा पड़ा कि जी इनको पता है। पूरे लाहौर में जो भी ब्रायलर शॉप है, जो उसने रेट लिखा हुआ है ना, वो 1 kg का नहीं है, वो 800 ग्राम का है। सही कह रहे हैं। फिर उसने जब आपको 800 ग्राम तोल के देना है ना, जो कि वो 1 किलो बता रहा है, 800 ग्राम तोल के देगा, जब वो उसको साफ करेगा ना, चोंच निकालेगा, उसकी हड्डियां कुछ निकालेगा, तो गोश्त आपके पास सिर्फ 600 ग्राम बचेगा या 650 ग्राम बचेगा। ऐसे ही है। मतलब आप 1 किलो की कीमत में आधा किलो गोश्त लेके जा रहे हैं, और लाहौरियों को नहीं पता। और वो इमरान आपकी दी हुई कीमत में पंजे अलग बेचेगा, अल्लाह भला करे, अलग बेचेगा। आपने गोश्त मांगा, या तो आप उसको जाके दुकान वाले को ये कहें कि जी मुझे सालम या पूरी मुर्गी दे दो, वो तोल के दे, आपको समय लगता है कि आपने पूरी मुर्गी खरीदी है, जिसमें चोंच भी है, जिसमें उसके पंजे भी है, जिसमें हड्डियां भी हैं, लेग पीस के साथ इतनी जो हड्डी लगी होती है ना, वो भी गोश्त के जुमरे में डालते हैं आपको, और उसका भी अच्छा खासा वेट होता है। अच्छा, वो करेंगे क्या कि वो या तो आप पूरी मुर्गी ले, जब आप गोश्त कहते हैं साथ वो चोंच भी देते हैं और हड्डी भी वो देते हैं। पूरे पंजाब में इस तरह नहीं होता, ये हमारे लाहौर में ही पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि वो आपको चोंच भी तोल के देंगे और ये हड्डी भी देंगे। ये ब्रायलर जो एसोसिएशन है ये ड्रामा करती है। लोग जो है बेचारे जाके कहते हैं, गरीब आदमी क्या कहता है, जाके कहता है जी 1 किलो, अब जितनी कुव्वत इस्तात है बहुत कम है ना लोगों की, वो ये कहेंगे कि जी आधा किलो दे दें, 3 पाव दे दें, या ज्यादा से ज्यादा 1 किलो गोश्त दे दें। वो आपको 1 किलो गोश्त के पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में आप 800 ग्राम लिख के लगाया हुआ है, और उससे भी आप 650 पौने 700 ग्राम आप गोश्त दे रहे हैं। तो मुझे अब ये बताएं, क्या ये हराम कमाई नहीं है? इंतहाई अफसोस है। जिसको पता है वो कह देगा कि यार ये 800 ग्राम दे रही हूं या 1000 ग्राम, फिर वो मुस्कुरा के कहेंगे। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि हमारी जो एसोसिएशन है, बकौल दुकानदार के, वो मुझे कहता है कि जी हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन ने गवर्नमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इजाजत ले रखी है, जो ये रेट निकालते हैं उनसे इजाजत ले रखी है कि जी चूंच और ये हड्डी जो है ये हम उसमें दरमियान में तोलेंगे, ठीक है, और बाद में निकाल लेंगे। हाँ जी, बाद में निकाल लेंगे और उसको अपना बेचेंगे। अब एक बात ये बता दें, और गोश्त जो है वो 800 ग्राम देंगे। 1 किलो चिकन खरीदना है, ब्रायलर गोश्त खरीदना है, कितने में आएगा? भाई मैंने आपको बताया कि मुझे उसने 790 रुपए का दिया, 10 रुपए उसने मुझे वापस दिए, और ये साफी नहीं था। मैंने साफी गोश्त पूछा तो कहता भाई 1000 रुपए का। अंदाजा करें आप, तो अब किसकी सकत है कि वो मुर्गी का गोश्त खरीद सके? चीनी की कीमत है तो वो भी कंट्रोल में नहीं, और ये चीनी वाला मसला तो हर रमजान में हमने देखा, पता नहीं क्या हो जाता है इन चीजों को खुदा की कसम, कंट्रोल करने अल्लाह माफ करे, मैं माफी चाहता हूँ। इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, लेकिन माजरत के साथ ये सिर्फ नाम इस्लाम के नाम पे बना है, अंदर इसके हैवान रह रहे हैं। और रमजान चीनी की कसम हाइजेनिक है ना, ये दुरे नियाब मेरी बात को सेकंड करेगा। हम पेरिस गए थे, आप यकीन जाने, वहां पर उन्होंने क्या किया कि वहां पे न्यू ईयर पे ना सेल लगाते हैं, लेकिन उस वक्त वहां पे न्यू ईयर के करीब ना रोजे भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50% डिस्काउंट देते हैं, लाइक 25% डिस्काउंट देते हैं, तो उन्होंने 50% लगाया हुआ। मैंने और दुर्रे नियाम ने हमने पूछा कि जी आपने ये क्यों लगाया हुआ? उन्होंने कहा जी 55% तो है न्यू ईयर का और क्रिसमस का, 55% जो है वो लगाया गया है चूंकि रमजान है मुसलमानों का, इसलिए हमने लगाया। तो आप अंदाजा करेंगे मतलब जो लोग मुसलमान नहीं है, अंग्रेज हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, और हम मुसलमान कलमा गो हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ फायदा पहुंचा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि रमजान के मुसलमान है या आपकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्रिसमस की, हमने कहा जी दोनों को फायदा दे रहे हैं। 25%। अब सवाल ये है कि महंगाई कंट्रोल करने वाले क्या कर रहे हैं? उनसे सवाल ये है कि अगर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं तो कहाँ जाके कर रहे हैं? अगर हर मार्केट में चिकन का रेट मुख्तलिफ है, जो लिखा गया है उसके बरक्स कीमत वसूल की जा रही है, तो ये कार्रवाइयां कहां हो रही हैं? कागजों में या फिर सिर्फ दफातर में बैठ के? ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। सो आज की हमारी खबरें आवाम के दुखती रग, महंगाई पे हमने बात कर ली, अस्पतालों की सूरत हाल पे बात कर ली, सहूलियात जो कि स्कूलों में दी जानी है जी, 90 रोज की डेडलाइन, सीएम कार्ड भी मिलेगा। वजीर आला के ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक खुसूसी इजलास, एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल जो है वो बनाने का फैसला किया गया है।
कभी यकसा निसाब की बात होती है, कभी एक ही तर्ज के स्कूल बनाने की बात होती है। इन एक ही तर्ज के स्कूल में फर्नीचर का होना, असातिज़ा का होना, किताबें बच्चों को मिल जाएं, ये तमाम फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं होंगी, सवालिया निशान। ये 90 रोज़ में हो जाएगा ये इमरान? देखें जी, ऐसे बयानात और ऐसे वादे तो हम पहले भी सुन चुके हैं। देखिए इस वक्त अगर हम बात करें ना, लिटरली कोई बंदा भी अनटिल अनलेस वो बेचारा कोई दिहाड़ीदार ना हो या बहुत ही कोई मजबूर ना हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेगा। अब आप यकीन जाने, अगर हम बात करें ना, मैं अगर बात करूं कि मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, और आप यकीन जाने कि उस दौर के सरकारी स्कूल जो थे ना, वो अभी भी ओ लेवल और ए लेवल से कई गुना बेहतर थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपके सरकारी स्कूल अब ऐसे हो गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो मजदूर तबका ना, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता। ऐसे ही है। और जो इंग्लिश मीडियम में या प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, वो भी मजबूर होकर भेज रहे हैं। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे बच्चे जो हैं, आप यकीन जाने, मैं मजबूर हूं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, हालांकि मैं नहीं भेजना चाहता, लेकिन क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की तालीम वैसे नहीं है। ये मत कहें कि उनके असातिज़ा में अहलियत नहीं है, अहलियत है, लेकिन आपका चेक एंड बैलेंस जो है वो वैसा नहीं है। सहूलियात की बात करें, आप बात करते हैं कि जी मुझे ये बताएं कितने ऐसे आपके सरकारी स्कूल हैं जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अगर लगे भी हुए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं? कितने ऐसे आपके सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर सहूलियात, फर्नीचर जो है वो बेहतर है, दीवारें जो है, आप बाहर से दीवारें जो है वो ठीक कर देते हैं। आपका फर्नीचर, जब वजीर आला ने किसी स्कूल में जाना होता है तो जनाब एक ही रात में वहां पर पौधे भी लग जाते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं, ये गवाही देंगे, एक ही रात में पौधे भी लग जाते हैं, पेंट भी हो जाता है, हरकत में आ जाती ठीक है। और स्कूल वो ऐसे लगता है कि यार जैसे ये स्कूल यहीं का स्कूल था। बच्चे ही हैरान होते हैं। अच्छा, पंजाब की हर तहसील में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, ये क्या है? एक स्कूल बनेगा। हाँ, एक स्कूल, वो एक हर स्कूल। तहसील में देखिए जी, मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ और आज तक मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अच्छा रोजगार भी दिया, इज्जत भी दी। हाँ, वहाँ पढ़ के हमने मसला ये है कि हमें तो सर कोई कार्ड नहीं दिया जाता था, ठीक है, किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं था। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था अपने शहर में, तो उस वक्त एक सफरी कार्ड होता था, वो पिंक से कलर का, बस वो कार्ड हमारे पास होता था। उसके अलावा ना कोई ये तालीम कार्ड था, ना सीएम कार्ड था, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती थी सरकारी स्कूलों में। और जिस वक्त मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैस कम्युनिकेशन में, उस वक्त में मुशर्रफ साहब का दौर था, कंपटीशन रख दिया गया कि एंट्री टेस्ट होगा। सही। अच्छा, एंट्री टेस्ट में मेरे 83 नंबर है तो मेरा एडमिशन हो गया, अदरवाइज ना होता तो शायद मैं कहीं पीछे धक्के खा रहा होता, इतना कंपटीशन था। खैर, यहाँ पे तो हालात 90 रोज में, अब ये टाइम में देखेंगे कि डेडलाइन पे कितना अमल दरामद होता है। मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते जी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। लेस्को से खबर शामिल कर लेते हैं जी। ओवर बिलिंग का मामला है, तहकीकात, रेवेन्यू ऑफिसर, मीटर रीडर भी शिकंजे में आ गए हैं। यहाँ तो बारी बारी सबकी बारी अब आती जाएगी और आनी भी चाहिए। इमरान यूनुस, देखिए जी, इंटरनल ऑडिट जो है वो शुरू हुआ है और हम हमेशा यही कहते थे कि भाई ठीक है, अगर आप ऑडिट शुरू कर रहे हैं या लेस्को में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की चीज़ें आपने रोकनी है, शिकायत में कमी लानी है, तो आपको घर से काम करना, और घर में भी आपने क्या काम करना है, आपका जो मीटर रीडर है उसको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आम सारिफ जो है जिस पे ये कहा जाता है कि ये बिजली चोरी कर रहा है, देखिए वो खुद कैसे कर सकता है? मीटर रीडर या आपका लाइनमैन, ये दो ऐसे मेन सोर्सेज हैं जो कि बिजली चोरी और ओवर बिलिंग का बायस बनते हैं। कुछ लोग पैसे दे के ओवर बिलिंग रुकवाते भी हैं और कुछ करवाते भी हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने रही हैं, बल्कि हमारे जानने वालों में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो जब तक आप इन दोनों को अपने शिकंजे में नहीं लाओगे, तब तक आपकी ये बिजली चोरी और ओवर बिलिंग जो है वो नहीं रोकी जा सकती। बड़ी अच्छी बात है कि अब FIA जो है वो इंटरनल ऑडिट जो है वो कर रहा है और तमाम तर चीज़ें जो है वो देख रहा है। पहले भी ऐसे कई वाक़यात जो है सामने आए हैं, मज़ीद इंक्वायरियाँ जो है वो हो रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले निगरान सेटअप में, निगरान दौरे हुकूमत में लेस्को के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और चीज़ें रोकी गई थी, जो कि अरबों रुपए के ओवर बिलिंग जो है वो शहरियों को की गई थी, आवाम को की गई थी। लेकिन जब नई हुकूमत आई उसके बाद देखा ये गया कि दोबारा से करोड़ों यूनिट जो है फिर से करोड़ों यूनिट जो है वो दोबारा से फिर
चार्ज कर दिए गए आवाम को। अगर ऐसी ही इंक्वायरियां होंगी और उसके बाद ऐसे ही मामला होंगे तो फिर इसका क्या फायदा? भाई हमें तो वैसे भी इंक्वायरियों से डर लगता है कि इसमें भी ये ना हो कि मीटर रीडर बच जाए और आम सारे जिम्मेदार करार पा जाए, क्योंकि वो खुद ही ओवर बिलिंग करवा रहा था। सही बात है। उसके ऊपर कोई मसला था, उसने कोई अपने मीटर में डिफेक्ट किया हुआ था, कोई इश्यूज थे, कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो हमें तो वैसे ही इंक्वायरियों से डर लगता है। भाई इंक्वायरियां ना करें, आप जिम्मेदार का तयन करके उसको एक दफा आप किसी वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं ताकि किसी को लेसन मिले। अदरवाइज तो यही हाल होगा जो आपने आगाज जिस प्रोग्राम से किया था, एंड भी आप उसी प्रोग्राम में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए आपको किसी को मिसाल बनाना होगा। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी हम सेगमेंट्स की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले जिनकी आज बर्थडे है हम उनको विश करने जा रहे हैं। साजिद अली सियाल की सालगिरह है और इसके बाद जी हानिया उमर, अलीहा, रमीज, सैयद एहतशाम, आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह भी स्पेशल हो सकती है। वैसे तो सभी की सालगिरह बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हम मजीद स्पेशल इस तरह से बनाते हैं कि हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं। उस पर आप अपनी हमें पिक्चर्स भेजें अपने नाम के साथ। अगर आपके किसी बहन भाई की सालगिरह है, बेस्ट फ्रेंड की है, पेरेंट्स की है, आप उनको सालगिरह का ये तोहफा बड़ा स्पेशल दे सकते हैं जी। सो आप हमें पिक्चर भिजवाएं नाम के साथ, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपकी सालगिरह को मजीद स्पेशल बनाएंगे। अब ये उन लोगों के लिए जिनकी कल सालगिरह है। सो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी सालगिरह को स्पेशल, बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जी शामिल करेंगे आज के भाव। सो महंगाई बहुत ज़्यादा है। चीनी के रेट हमने आपके साथ शेयर कर दिए, चिकन के रेट हमने आपके साथ शेयर कर दिए, सब्जियों के अभी करेंगे। और ये चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ऑब्वियसली रूटीन में ही सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं। माह रमज़ान में ज़्यादा ग्रॉसरी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रूटीन में आपने सहरी अफ्तारी में सभी लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें जो है वो बनानी होती हैं। हर किसी की कोशिश भी होती है और खुशी भी होती है जी, अब रोज़े की अफ्तारी के लिए पूरा एहतमाम किया जाए। सो पालक खरीदने जा रहे हैं, आलू खरीदने जा रहे हैं, प्याज खरीदने जा रहे हैं, इसकी कीमत कितनी है अगर आपको आइडिया हो जाए तो आप ज़रा अपना माइंड बना के चले जाते हैं। अब ये होता है कि हमारे पास ओपन मार्केट का रेट होता है, सरकारी रेट भी हम आपको बता देते हैं। अब लोग शिकायत ये करते हैं कि जी ओपन मार्केट का रेट भी जो आप बताते हैं वो नहीं होता। अब हमारा कसूर नहीं है जी, शहर की कितनी मार्केटों में हम अपने रिपोर्टर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर भेजते हैं, हर मार्केट का रेट अपना होता है। सो आपको एक आइडिया दे देते हैं 2-3 रुपए के फ़र्क के साथ। आलू की कीमत ये हो सकती है, प्याज की कीमत ये हो सकती है। तो चलते हैं जी अपनी रिपोर्टर की जानिब, उनसे जान लेते हैं जी कि आज की रेट लिस्ट क्या है। फातिमा की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। माह सियाम का महीना जारी है और शहर भर की तमाम ओपन मार्केट में आज भी सब्जियां दुगने दाम फरोख्त हो रही हैं, जिस पर शहरी जो है वो खासे गिले शिकवे कर रहे हैं। आज की रेट लिस्ट आपसे शेयर करते चलें तो आलू दर्जा अव्वल 55 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाजार में 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज दर्जा अव्वल सरकारी नर्ख में 60 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाजार में 110 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 100 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 375 रुपये की बजाय 419 में, लहसुन सरकारी नर्ख में
300 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाजार में 360 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर सरकारी कीमत 60 रुपये जो है कमी के साथ देखी गई थी, जो जायद दामों के साथ 90 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 70 रुपये फ़ी किलो के बजाय मार्केट में 95 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बैंगन 65 की बजाय 90, घिया कद्दू 75 की बजाय 95, सब्ज़ मिर्च 110 की बजाय 180 और कहीं 200 में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर सार्फिन का कहना है कि जिस दुकान में जाते हैं पिछले से बढ़कर उसके रेट्स होते हैं। हर दुकानदार अपनी मनमानी कीमत पर फ़रोख्त कर रहा है, जिस पर माह सियाम में भी गुजारा मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। और उसका कसूरवार शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी और इंतज़ामिया है, क्योंकि जो एक्शन उनको लेना चाहिए वो एक्शन वो नहीं लेते। उनका यही कहना है कि तमाम ओपन मार्केट्स पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि माह सियाम के महीने में कम से कम सरकारी नखनामे में अमल दरामद करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, अब रेट से तो मैक्सिमम लोग परेशान ही हैं। जो लोग जाते हैं सब्जी की खरीदारी के लिए शिकायत यही करते हैं कि सरकारी रेट पर कहीं अमल नहीं हो रहा, अच्छी सब्जी खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे पे करने पड़े। तो इस पर इंतज़ामिया को जो है वो ज़रूर कार्रवाई करनी है। आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको करेंसी रेट बतानी है, बताएंगे आपको माल का हाल। रेट क्या है जी आज की करेंसी के अपडेटेड हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओवर। अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि उन्हें मैदे में तेज़ाबियत का इशू रहता है, क्योंकि सबसे पहले हम सहरी से बात कर लेंगे। सहरी में जब आप खाना खा के लेटते हैं फ़ौरन, तो रूटीन यही होती है ना, आपने नमाज़ पढ़ी और आप फ़ौरन से लेट गए, तो लोग शिकायत ये करते हैं कि स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे कड़वा पानी मुंह के अंदर आ रहा है। अब आपने रोज़ा रखा होता है, ये भी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल हो जाती है। अब ऐसे में करना क्या है? अब लोग कहते हैं कि जी हमें मेडिसिन से हटकर कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें बताएं, वो चीज़ें जो हम अगर इस्तेमाल करें तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो हकीम साहब को आज हमने मदऊ किया है। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत सारे लोगों का मसला होता है, आप खाना खा के क्योंकि लेट जाते हैं सहरी में, तो ऐसे आपको मैदे में जलन भी होती है, सीने में जलन होती है, सीना भारी होता है, तो रोज़े की हालत में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो क्या करना है? जी, इसमें असल में ये एक चीज़ ये देखनी है कि हमारे यहाँ सहरी बिल्कुल एट द एंड खाते हैं। तो सहरी जो है ना कम से कम आधा पौना घंटा पहले आप खाएं, ताकि खाने के बाद और उसके बाद लोग क्या करते हैं जी 2-3 गिलास इकट्ठे पानी पी लेते हैं ऐसे कि जी आगे हमने 12-13 घंटे फास्टिंग में जाना है तो कहीं पानी की कमी ना हो जाए। तो ये तरीका का ठीक नहीं है। एक तो आप मगरिब से लेके यानी जब आप अफ्तार करते हैं और सहर तक अपने पानी का शेड्यूल 10-12 गिलास का पूरा कर लें। ठीक है। और सहरी के खाने के बाद आप मैक्सिमम आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी पिए, उससे पहले पिए जितना पानी पीना, क्योंकि वो पानी उस टाइम आपको नफा नहीं देगा। ये पानी आपको फाइबर को पानी आपको इतना ज्यादा भारी बोझल कर देगा कि जो ग़िज़ा आपने खाई भी है वो ऊपर को आएगी। अच्छा, नंबर तो ये ज्यादा पानी पीने की वजह से जी, ज्यादा पानी पीने की वजह से खाने के बाद आप 3-3, 4-4 गिलास पानी पी लेते हैं, तो उसमें ये नुक्स है। तो ये तो यूजुअली हर बंदा ये करता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वजह ही यही है। सही। तो इसका बस ये है कि अपना पानी का जो है इस्तेमाल खाने से पहले कर लें या थोड़ा बहुत दरमियान में कर लें, क्योंकि जाहिर बात है उस टाइम को कुछ खाने तो होते नहीं है, तो कोई बारबेक्यू नहीं होता, कोई ऐसे ड्राई खाने नहीं होते। उसमें जितने भी सहरी में खाने हैं वो लुब्रिकेंट होते हैं, शोरबे की शक्ल में होते हैं, सब्जी की शक्ल में होते हैं। तो बट कुछ लोग पराठे खाते हैं ना, तो जी, वो पराठे और अगर आप घी वाली रोटी खा रहे हैं उससे भी मसला हो सकता है जी। उसमें अगर तो आप ये हमारे दूसरे जो कुकिंग ऑयल वाले घी हैं उसकी रोटी खाने से तबीयत भारी बोझल होती है। फिर हमारे यहाँ बाद का ये होता है कि जैसे ही इंसान सो के आप उठते हैं ना, बल्कि कई लोग तो बेड के ऊपर ही खाना खाते हैं। ऐसे वाकई ये चीजें खतरनाक है। यानी आप कम से कम उठें, चहलकदमी करें, तहज्जुद पढ़ लें, वितर पढ़ लें, कोई आपकी बॉडी की मूवमेंट हो ताकि आपके अंदर का स्टमक का थोड़ा वर्क करना शुरू करता है। और जब वो वर्क करना शुरू करता है, उस नॉर्मल होता है, एंजाइम बनाना शुरू करता है, तो आपकी जो ग़िज़ा खाई हुई वो जुज़े बदन बनती है।
तो दूसरा ये कि इसमें एक चीज़ का ये भी एहतमाम करें कि उस टाइम आप हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि दही के साथ चाय भी लोग पी रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी चाय भी यानी उन्होंने एक ये कि जी हमें पूरा दिन एडिक्शन है ना, तो दही के ऊपर फौरी चाय पीने से भी फौरी तौर पर स्टमक आपका मुतासिर होता है और वहाँ आपकी गला खुश्क होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे मैदा बाल कर कई लोगों को मोशन भी लग जाते हैं ऐसी हालत में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें टेक्निकली आप सादी गजा लें और देसी घी का जो पराठा है ऊपर चुपोर के आप इस्तेमाल करें और सादी रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि पुदीने की चटनी, जिन लोगों को ये है कि शहरी में खाना हजम नहीं होता, अच्छा, तो पुदीने की चटनी। और किस तरह चटनी बनानी है? चटनी देखें बड़ी सिंपल है, ये घरों में आम हमारी जो माएँ हैं उनको पता है इसकी रेसिपी कि पुदीना ले लें 2 गट्ठी, अदरक ले लें आध पाव, लहसुन ले लें आध पाव और जीरा सफेद, अजवाइन, कलौंजी थोड़ी थोड़ी डाल लें और नमक हल्के जायका डाल लें। आप इमेजिन करें ये वो चटनी है, ये तमाम आम किचन रेसिपी है और इसके इस्तेमाल से आपका ये इंडाइजेशन के इश्यूज। अच्छा, अब कुछ लोग इसको दही में मिक्स कर लेते हैं। जी वो भी ठीक है। इवन इसमें ये कि 1 या 2 चम्मच आध पाव दही में मिला लें, वो एक डिफरेंट टेस्ट बन जाता है। ये डिपेंड होता है ना आपके ऊपर। तो ये अच्छा, कई लोगों को दही भी हजम नहीं होता, कई लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि वो दही भी अगर खा लेना तो वो उन्हें लगता है भारी भोजन हो गया, तो उनके लिए तो ये चटनी दही में मिला के तेरे बहदफ चीज है। अच्छा, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो चटनी है जो हाजमे को भी बेहतर करती है, दूसरे नंबर पे गैसेस नहीं बनने देती, तीसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बड़ा होता है वो उसमें बड़ी मुआवनत है, चौथे नंबर पे यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है, यानी अक्सर लोग ऐसे हैं उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है रमजान में, तो ये उसमें भी बड़ी मुआवनत साबित होती है। तो पुदीने की चटनी सिर्फ ये नहीं कि सहरी में खाने के साथ खाएं, बल्कि अफ्तार के अंदर जो आप ऑयली चीजें खाते हैं उसके साथ अगर आप पुदीने की चटनी खाएंगे ना केचप की जगह, तो वो जो ऑयली चीजें है ना वो भी आपको इतना नुकसान नहीं देंगी। सही। तो ये यानी ये छोटी मोटी चीजें। और फिर एक और हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे जो लोग हैं ना वो जैसे बिस्तर पे खाना खाते हैं ना तो वहां फौरी सो जाते हैं। आप ये देखें जो खाने के फिल फॉर सोना है ना, ये तो अपने दिल की जो अमराज उनको दावत देने वाली बात है। अच्छा, तो खाना सहरी का आप खा के तो मस्जिद तक तो कम से कम पैदल जाएं, आप उतने में आधा घंटा या 15 मिनट की जो वॉक होगी तो उसमें आपके जो रिस्की फैक्टर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाएंगे, उसके बाद आप आके सो जाएं। सही। यानी एक तंदुरुस्त इंसान अगर रोजे रख रहा है और रोजों में उसकी ये प्रैक्टिस है तो फिर उसको स्टमक का इश्यू हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। सही। अब मुसलसल जिन लोगों को स्टमक का इश्यू है, सो उन्हें क्या करना है? उन्हें भी यही अपनी रूटीन रखनी है कि खाना उन्हें कुछ देर पहले खाना है, खाना खा के चलना फिरना है। जी जी बिल्कुल यही रूटीन। जी बिल्कुल। देखिए मैं पिछले भी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया कि जब रमजान जो है ना साल में 1 माह हमें रिहर्सल है, हमारी ट्रेनिंग है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हमें 15-20 दिन पहले अपने आप को ना उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है अपनी बॉडी को। हमारे यहाँ देखिए ना 4 से 5 मील अक्सर हो रहे होते हैं और रमजान में 2 मील है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए जब हमारी आदत चेंज होती है ना तो वहां भी बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। चाय बिल्कुल नहीं पीनी आपने सहरी में? नहीं, चाय देखें, चाय या तो एक ऑप्शन ये है कि आप रात को 10-11 बजे चाय पी लें, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप रात सहरी से पहले यानी कि खाने से पहले दही खा लें और उसके आधे घंटे के बाद चाय पी लें। सही। ये दोनों ऑप्शन है। मैंने तो अर्ज किया कि हमारे यहाँ खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, चाय भी ले रहे हैं। सही। तो जब ये 3-4 डिफरेंट जो मजाज की चीजें बॉडी में जाती हैं तो वहाँ एक नया सूए मजाज पैदा होता है। ठीक है। पानी आपको किस तरह पीना है? क्या खाने से पहले भी पीना है, खाने के दरमियान, बाद में, किस तरह से? देखें बेसिकली हमारी बॉडी में जो हमारी गज़ा है ना उसमें हमें यह है कि 3 हिस्सों में गज़ा को इस्तेमाल किया जाए, यानी हमारा मैदा है ना उसके 3 पोर्शन रखे जाए। एक पोर्शन उसका गज़ा का हो, सही, एक पोर्शन उसके अंदर हवा का हो सांस लेने के लिए, सही, और तीसरा पोर्शन पानी का हो। सही। लेकिन हमारी जो ये इसकी जो एक सेटिंग है ना, बजाय हम ये जो हवा का और पानी का पोर्शन है उसको भी गज़ा से कवर कर लेते हैं। वो टेंशन खाना जल्दी ज्यादा खा लें, भूख ना लगे, पानी ज्यादा पी ले, प्यास ना लगे, तो इसी टेंशन में जो है हम खाए चले जाते हैं। ये उसमें और फिर जितना आप देखते हैं ना कि देर हो रही है, एंजाइटी है, एंजाइटी में और भूख लगती है, बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं होता। आप और फिर जो एक चीज और बताऊं आपको, खाने को सुकून से चबा चबा के इस्तेमाल किया जाए। ये तो सुन्नत भी है। हकीम साहब, जिन लोगों को पानी की कमी हो जाती है उनको क्या करना है? पानी की कमी के लिए मेन चीज़ ये है कि वो लोग जिनको पानी की कमी हो जाती है वो अपने जो मसलन इलायची का इस्तेमाल कर लें। इलायची का कुछ लोगों को तो इस कदर पानी की कमी रोजे की वजह से हो जाती है कि उनको जलन भी होने लग जाती है यूरिन के दौरान, तो इसको किस तरह से? देखिए इसके अंदर जब अफ्तारी के टाइम कुछ मशरूबात ऐसे हैं जैसे संदल की लकड़ी है, इसी तरह इमली आलू बुखारे का शरबत है, ये घरों में बनता है। अच्छा। आम सी चीज है,
जिनको बहुत ज्यादा ये डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, खदशा होता है, वो उन्हें चाहिए कि इमली आलू बुखारे का शरबत बनाए और वो अफ्तार के टाइम 2 गिलास पी ले, ठंडा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिगर उनका बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जो आपके यूटीआई के मसाइल हैं जिसे डिहाइड्रेशन का खदशा है, तो वैसे तो हम जो सबसे ज्यादा जो रोजा मना करते हैं पेशेंट्स को, वो गुर्दों के मरीज हैं। अच्छा, जिनके गुर्दों में पथरी हो या उनके यूटीआई में इन्फेक्शन हो, तो उनको हम रोजा रखना नहीं चाहिए। वो उनके लिए रोजा बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, वो अपने मालिश के मशवरे से रोजा रख सकते हैं। लेकिन ये कि नॉर्मली अगर पेशाब में जलन है या पेशाब डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसमें इमली आलू बुखारे का पानी बेहतरीन नेमत है। हाँ, चले जी, आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो लोग जिनको बहुत ज्यादा इश्यू रहता है कि जी रोजा खोल लिया उसके बाद कुछ हजम नहीं हो रहा, उनको क्या करना है? अच्छा, उनको जिनको रोजा वगैरह खोलने के बाद अक्सर देखते हैं कि वो डकारे आ रही हैं, अच्छा, उनके लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन सी चीज है। हम उनको कहते हैं कि कहवा बना लें, उसके अंदर पुदीना के पत्ते डाल लें 10 और आधा, ये बिल्कुल आधी इंच के बराबर अदरक का एक पीस डाल लें। अदरक हो जाए या सूखा अदरक जिसको हम सुंड कहते हैं, और सौंफ, चौथाई चम्मच सौंफ और 1 इलायची डाल लें, और उसका कोई 2-3 कप में वो आप कहवा बना के और उसमें हस्बे जायका लीमू और शक्कर मिला लें। ठीक है। और आप इमेजिन करें, जिन लोगों को जो समझते हैं ना कि रोजा खोलने के बाद बॉडी में एक फटीग आती है, सुस्ती आती है, तरावी या नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं करता, ये कहवा पीना शुरू कर दें, उनका हाजमा भी बेहतर होगा, गैसेस बनना भी बंद हो जाएंगी और वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरावियां वो जो है ना, पूरी बॉडी उनकी एक्टिव रहेगी। अच्छा, अब लोग कहते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी बता दें कि जो हम रोजा रखे तो हमें प्यास कम से कम लगे, क्योंकि कुछ लोग जिनकी आउटडोर एक्टिविटी रहती है ना, उनको बार बार प्यास फील होती है। जी। अच्छा, वो 2 चीजें हैं, अर्क या गुलाब। अच्छा, जिन लोगों को प्यास बहुत लगती है उनको चाहिए कि 2 टाइम किसी भी टाइम ना 1/4 कप अर्क या गुलाब पी लें। ठीक है। शहरी के टाइम भी जब बिल्कुल एट दी एंड आपकी शहरी बंद हो पानी में मिक्स करके जी, पानी में मिक्स, वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं या चौथाई कप जो है ना उसको आप आधे गिलास पानी में मिला के भी पी सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको प्यास नहीं लगेगी। और दूसरी चीज है छोटी इलायची। छोटी इलायची रेफ्रिजरेंट होती है, जो सब्ज इलायची जी, सब्ज इलायची। वो रोजे के टाइम आखिरी वक्त में 2-4-5 मिनट पहले चबा लें, 2 इलायचियां चबा लें और आप तजर्बा कर लें, उस पूरा दिन आप जितना मर्जी बाहर फिरें आपका गला खुश्क नहीं होगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। वाह, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें अल्लाह ने उसमें बड़ी तासीर रखी। या जो लोग लस्सी पीते हैं वो 2 इलायचियों को 1 गिलास लस्सी में ग्राइंड कर लें, अपनी बाकी जो भी रेसिपी है उसमें शक्कर डालनी, चीनी डालनी है, लेकिन 2 या 3 इलायचियां डाल लें, तो वो भी इसका करिश्मा देख लें, उस पूरा दिन उनको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं रोजा रख के ऐसे लगता है हाथों पैरों में जान नहीं है, कभी यहाँ गिरे कभी यहाँ, खासतौर पर शुगर के पेशेंट के साथ भी बड़ा होता है, तो उन्हें क्या करना है? देखें, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ 90% लोग फैटी लीवर के पेशेंट हैं। अच्छा, फैटी लीवर के अंदर ये होता है कि जब आप यकदम बॉडी के अंदर पावर देते हैं या मुख्तलिफ ग़िज़ाएं देते हैं, मिसाल के तौर पे अफ्तार के ऊपर आप देखें खजूर भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, पकोड़े समोसे भी चल रहे हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली एक पूरा दस्तरखान अफ्तार से तो भरा हुआ है और ठीक नमाज के बाद आके उतना ही दस्तरखान खानों से भी भरा हुआ है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। एक टाइम खाएं आप, आपका स्टमक जब खाना छोड़ देते हैं ना, फिर अपने एंजाइम बनाना शुरू कर देता है जो हाजमा करते हैं। जब हम सैरी अफ्तारी कर लेते हैं सैर होके और उस टाइम हम नमाज पढ़ने चले जाते हैं, 15 मिनट का जब गैप आता है, तो वो हमारे एंजाइम बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारे खानों को हजम करते हैं। अब वो एंजाइम जब बनना शुरू होते हैं तो हम अगला खाना खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, मैदे का वहां बेड़ा गर्क होता है। वो एंजाइम जो हाजमे वाले होते हैं वो हाजमा छोड़ के दोबारा खाने को डाइजेस्ट की शुरू में ले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुक्स है। मैं लोगों को ये कहूंगा कि आप एक चीज खाएं, ये डबल ना रखें, घरों के अंदर भी और बाहर भी। जो हमारे यहाँ अगर आपने मदो किया अफ्तार पे लोगों को, तो एट अ टाइम आप सादी सी अगर खाना कर दें तो सादी सी अफ्तारी रख लें, फल रख लें, खजूर रख लें और साथ खाना कर दें। सही। अब मैंने पूछा शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए क्या रिकमेंडेशन होंगी? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अफ्तार के बाद कौन सा कहवा लेना है? सहरी में अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला रहता है, अच्छा कुछ लोगों को मुसलसल पेट दर्द भी रहता है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ना 1-2 रोज़ों में ऐसा हुआ है कि खाना खाकर मैं लेटी हूँ और मुसलसल पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके लिए क्या करना है? हकीम साहब की तरफ चलेंगे और हकीम साहब हमें बताएंगे। हकीम साहब, ये जो खाने के फ़ौरन बाद पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, इसके लिए कुछ बता दें। जी, खाने के फौरी बाद अगर पेट में दर्द होती है तो ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी, हमारे पास अजवाइन मौजूद है। अच्छा, ये बिल्कुल एक चुटकी अजवाइन पानी से खा लें, वो पेट दर्द ठीक हो जाए।
अच्छा, हाँ ये बेहतरीन, बच्चों को भी अगर घर में होना तो इसका कावा पिलाएं तो वो फौरी तौर पे पेट दर्द ठीक कर देता है। अजवाइन, सही है। और खाली पेट नहीं, बॉडी में कहीं भी दर्द हो रही है तो अजवाइन उसको भी ठीक कर देता है। एक चुटकी आपने एक चुटकी बस, ज्यादा उसको अच्छी तरह बॉईल करके 1 कप हाँ, आप ले लें, 1 कप पानी में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम तेजाबियत के लिए मुझे बता दें क्या एक तो हमने भी जिक्र किया कि जी अफ्तारी के बाद जब ब्लोटिंग होती है या वो दिल नहीं करता कि आपको सुस्ती बहुत हो जाती है तो उस टाइम आप चाय की जगह ये कहवा पी सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर ये हमारे पास रेसिपी मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये पानी है, 1 गिलास ये पानी ले लें और इसमें 10 पत्ते जो है ना, ये हम गिनती के जो है ना 10 पत्ते पुदीना के डाल लें। अगर हमें 1 गिलास चाहिए तो 2 गिलास पानी के डाल लें ताकि वो बॉईल होकर एक रहे। बेसिकली हमने 1 कप पीना है। अच्छा, तो 1 गिलास इनफ है, ठीक है। छोटा गिलास भी चल जाएगा, आधा कप भी पी लें। ये इसमें हमने 10 पत्ते पुदीने के डाल देने जी, और इसमें हमने 2 इलायचियां डाल देनी है। खोल के डालते हैं जी, इसको खोल भी सकते हैं लेकिन चूंकि अब रोजा है तो हम इसको वैसे ही डाल देंगे। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। ये 2 इलायचियां डाल दी हैं और ये या घर में अदरक ले लें या छोटा सा ये खुशक अदरक, इतना सा बिल्कुल चने के बराबर, ठीक है, इसका 1 पीस आपने डाल देना है। घर वाला अदरक भी जो हमारे पास घर वाला, ये भी वही अदरक, ये सूखा हुआ है। हाँ, इसको ड्राई इसको हम वो सुंड कहते हैं, जंजीबील, ठीक है जी। और आखिर में इसमें आपने सौंफ डाल देनी है, ये देखें जी। अच्छा, क्वांटिटी मैटर करती है हकीम साहब? अगर हम ज्यादा चीजें डाल लेंगे तो उसका नुकसान भी होता है? नहीं, इसमें अगर आप 10 की जगह 12 पत्ते भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। और ये सौंफ जो है ना, ये 2 चुटकियां डालनी है आपने, ये चुटकी से, एक ये चुटकी डाल दी, ठीक है, और ये एक और हमने चुटकी डाल दी, ये 2 चुटकी इसमें सौंफ डाल दें। और इसके बाद जब ये इसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हस्बे जायका ये जितने 1 लीमू के 4 पीस करके इतना आप लीमू डाल के और उसके अंदर आप शक्कर डाल लें या ये गुड़ डाल लें। ठीक है, टेस्ट के लिए कुछ लोगों, क्योंकि वो कहते हैं जी टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा टेस्ट हो गया, तो चीनी की जगह आप शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी के बाद जिन लोगों को अफारा होता है, गैस होती है या सुस्ती हो जाती है, उनके लिए कहवा तेरे बहादुर की। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब हम ना इसको बना पूरा 1 जग भी अगर बना लिया कि जब जब प्यास लगे हम यही पानी भी पीते रहे, तो इससे कोई मसला तो नहीं? कोई नुकसान नहीं है। आप ये जब हमारी ज़चगी के मामलात में जो ख़वातीन को मक्को का, सौंफ का और इनका पानी बना के रख दिया जाता है, इसी तरह ये पानी भी आपकी बड़ी अच्छी ये तजवीज़ है कि इसको बना के पूरे दिन के लिए रख दें और वो आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें। उससे आपके गैसेस के मामलात, आपके लीवर के मामलात, अच्छा, और आप वैसे भी जो है ना, इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी, इसमें एंटीवायरल भी प्रॉपर्टीज है अल्हम्दुलिल्लाह, गला भी आपका ठीक रहता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी मलट्टी डाल देंगी तो जो वायरल डिजीज गले के वाले से वो भी मुआमिन हो जाए। चलिए जी, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, बच्चों बड़ों सबके लिए। जी, ये सबके लिए कहवा बेहतरीन चीज है, उसका जायका बहुत जबरदस्त है। जब आप ये पियेंगे बड़ा खुशनुमा जायका है, यानी ये खाली ये नहीं कि ये कोई कड़वा है, ये बच्चे बूढ़े जवान सब पी, जिनको खाना हजम नहीं होता उनके लिए भी है, जिनको ब्लॉटिंग रहती है, और जिनको वैसे कोई मशरूब के तौर पर जैसे चाय कॉफी का टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो वो एज अ कहवा इसको पी सकते हैं। यानी चाय और कॉफी को आप रिप्लेस कर देंगे अगर इस कहवे से, तो आप सहरी तक अगले दिन ना, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, प्रॉपर खाना भी हजम हो जाएगा और आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब वो लोग जो कि शिकायत करते हैं कि हमें ना मुसलसल जो है वो ऐसे होता है, पूरे रोजे के दौरान सुस्ती रह रही है, काहली है, उठने को दिल नहीं कर रहा, खास तौर पे शुगर के पेशेंट्स के साथ ही होता है, हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं वो रोजा रखें तो उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, उनके लिए भी कुछ बता दें हम। जी, उनके लिए जो कहवा है ना, उसके अंदर आपने दालचीनी डालनी है। ये देखिए, ये दालचीनी हमारे पास मौजूद है, रिंग वाली, इसका ये छोटा अच्छा, हमारे पास तो दूसरी वाली वो लकड़ी की फॉर्म में दालचीनी होती है, वो भी डाल सकते हैं। किसकी अफादियत ज्यादा है? ये जो दालचीनी है ना, ये श्रीलंका की दालचीनी है और वो है छाल। इसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली जो छाल वाली है ना 70% ज्यादा है। अच्छा, ये आसानी से मिल जाती है? जी, ये आराम, मैं दिखा दूं, क्योंकि घर में हमने जो दालचीनी देखी है ना, वो ऐसे लकड़ी नुमा चौड़ी सी होती है, ये रिंग वाली, ये ऐसे आपको ये वाली शेप में मिलेगी, बिल्कुल राउंड शेप में दालचीनी मिलेगी। इसको कितना इस्तेमाल करना है? जितना ये पीस है ना, इसका हाफ पीस जो है ना वो आप इसमें डाल लें, और इसके अलावा घर में आप ना इसमें 1 चुटकी कलौंजी और 1 चुटकी मेथी दाना इसी कावे में डाल लें। तो जो शुगर के पेशेंट हैं और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए ये कहवा बेहतरीन चीज। चले, बड़ा जबरदस्त हो गया शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। हकीम साहब, कुछ लोग ना वेट अपना कम रखना चाहते हैं रमजान के दौरान, क्योंकि हम खाना बहुत खा रहे होते हैं ना, अफ्तारी में इतना कुछ खा लेते हैं। अब वेट मेंटेन करने के लिए भी मुझे कुछ बता दें, जो लोग वेट जिनका ना मैनेज रहे। जी, वेट मेंटेन करने के लिए इसमें हमारे पास 2 चीजें मौजूद हैं, जैसे ये देखें, अजवाइन और जीरा सफेद, और ये सूखा अदरक, सुंड, ये 3 चीजें
इसका कहवा, सफेद जीरा, सूखा हुआ अदरक जिसको सुंठ कहते हाँ, हैं, और अजवाइन। अजवाइन, इन तीनों चीजों का कहवा जो है ना, ये तेजी से आपका वजन कम करता है। अच्छा। एक्सेस फैट्स को भी रिड्यूस करता है और आपको जनाब जितनी भी ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, इसको भी अचीव। कितनी इसकी मिकदार? अच्छा, ये चने के बराबर एक कप यानी 1.5 कप पानी ले लें, चने के बराबर ये डाल लें सुंड, और 1 चुटकी देसी अजवाइन की, और 2 चुटकी जो है ना ये जीरा सफेद। ठीक है। तो ये माशाल्लाह आपका वजन भी कम करता है। इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं जायके के लिए, सौंफ थोड़ी बहुत डाल लें, 3 चुटकियां सौंफ डाल लें। तो माशाल्लाह ये जिन लोगों को वजन के इश्यूज हैं या ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें खाने से गैस बनती है, उसमें भी बराबर। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी यही कावा बेहतरीन, यही कावा लेना आप, बेहतरीन चीज है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि हम अक्सर ना कहते हैं कि प्यास ना लगे, उसके लिए कुछ अगर होम रेमेडी हो कि रोजा रखा तो प्यास ना लगे? जी, उसके लिए 2 चीजें हैं। जिन लोगों को बहुत प्यास लगती है ना, वो ये जीरा सफेद कोई रात को 10-11 बजे ना 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। जब वो सहरी में उठें तो ये छान के भून के सिर्फ पानी पी लें, कोई गर्म नहीं करना। 1 चम्मच जीरा सफेद, आधे गिलास या 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह छान के भून के 4-5 बजे, 4 बजे, 3 बजे जब भी सहर में उठें तो वो पानी पी लें। इलायची के फवाइद। और दूसरा, इलायची में ये छोटी इलायची जो है, इसके जैसी आपने सहरी खा ली है और 2-4 मिनट पहले अजान से 2 इलायचियां इसको अच्छी तरह चबा लें, तो आप यकीन कीजिए कि पूरा दिन आप जितना मर्जी बाहर फिरें आपको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा। ये अल्लाह पाक ने इस इलायची, छोटी इलायची में, सब्ज इलायची में ऐसी खासियत रखी है, इसकी रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज है और ये आपके लीवर को, आपके स्टमक को बिल्कुल ठंडा रखता है। तो ये 2 इलायचियां खा लें, या अगर आप उस टाइम लस्सी पीते हैं तो उस लस्सी में ग्राइंड कर लें, तो वो लस्सी पी लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। ठीक है। लस्सी कौन सी? लोग ना बता मीठी लस्सी भी बना लेते हैं और वो हम नमक वाली लस्सी भी, तो आप कौन सी रिकमेंड करना चाहेंगे जो बेहतर होती है? अगर तो चाटी की लस्सी है ना, तो वो बहुत फायदेमंद चीज है। ठीक है। लेकिन चीनी की लस्सी जो है ना, जो चीनी ज्यादा मिलाई जाती है, और लस्सी में अगर जरा सी भी खटास हो दही में, तो चीनी फिर वो 4-4, 5-5 चम्मच डालते हैं, तो वो लस्सी बजाय आपको हाजमा करने के वो और ब्लॉटिंग करती है। सही। तो उसमें यह कि आप कम चीनी वाली लस्सी इस्तेमाल करें, तो उस टाइम वो आपको नुकसान नहीं। हकीम साहब, कुछ लोग ना डायरेक्ट गर्म पानी के अंदर ये लीमू डाल के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, डायरेक्ट लीमू, उसमें जैसे मैंने अर्ज किया ना कि पुदीना, सौंफ में अगर आप लीमू डाल लेंगे ना, तो कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं है। वरना अगर आप डायरेक्ट पानी में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्सर है, तो उसमें उनको वो नुकसान का खर्चा है। सही, गला भी आपका खराब हो सकता है। रमजान में बहुत सारे लोगों को मुसलसल गला खराब की शिकायत रहती है, और आजकल तो ये वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो क्या करना है इसके लिए? रोजेदार के साथ अगर ये मसला हो जाए तो क्या करें? देखिए, अगर गले का कोई इशू बन गया है तो एक लकड़ी होती है मुलट्ठी, ठीक है, वो आप लेके उसको च्यू भी कर सकते हैं, हल्का का चुबा भी सकते हैं, और उसका कावा भी पी सकते हैं। मतलब यही कावा जो आप बना रहे हैं, उसमें मैंने अर्ज किया कि मुलट्ठी का एक पीस डाल लें, तो आपको ये वायरल डिजीज, ये नज़ला जुकाम, इससे भी आपको बड़ी मामलत मिलेगी। अच्छा, अब दवाई आपने बिल्कुल नहीं खानी, इतना जबरदस्त आपको फॉर्मूला बता दिया, इतना जबरदस्त आपको ये टोटका बता दिया। अब ये सब चीजें ना, हकीम साहब मुझे ये प्लेट दिखा दें प्लीज। ये अदरक भी हर घर में मौजूद है, ठीक है। आजकल वैसे ही रमजान है तो हम ये चीज भी जरूर इस्तेमाल करते हैं। पुदीने की चटनी आजकल हर घर में बन रही है। पुदीने को धो के रख लें, ये अदरक को आप सुखाना चाहते हैं सुखा लें, नहीं तो वैसे भी आप अदरक, और ये लीमू, ये बुनियादी चीजें हैं। जीरा हर घर में मौजूद होता है, इलायची हर घर में मौजूद होती है, सौंफ हर घर में मौजूद होती है। ये कहवा अगर आप पी लेंगे तो आप पूरा रोजा, आपको प्यास भी नहीं लगेगी, स्टमक का कोई इशू नहीं होगा, पेट दर्द का जिनको मसला है वो भी जो है वो दूर हो जाएगा। तो आपके साथ ये बड़ा आजमूदा हमने टोटका शेयर किया है, तो हमें इसका फीडबैक भी आपने लाजमी देना है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको हम एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमें आपकी हेल्थ का हमेशा से ख्याल रहता है, इसलिए हम इस तरह के सेगमेंट्स रखते रहते हैं। अपने मेहमानों को भी इसके अकॉर्डिंग बुलाते हैं, क्योंकि आजकल ये मसाइल तो हर किसी के साथ ही चल रहे हैं। बट अगर मुसलसल आप थकावट महसूस करते हैं, हड्डियों में दर्द महसूस करते हैं, तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। अब रूटीन ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी रमज़ान में हम उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, घर में आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आज की हेल्दी टिप देखते हैं। कुछ एक्सरसाइज आप घर में करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। हमें जुहेब वो बताएंगे। ओवर टू यू। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान आप लोगों के रहमतें और बरकतें इंशाल्लाह लेके आए, और आप फिर अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें।
और ख्याल के साथ हमने सबसे पहले तो अपना ये ख्याल रखना है कि अपनी बॉडी को फिट रखना है। बॉडी को कैसे रमज़ान फिट रखना है, कैसे आप ड्यूरिंग रमज़ान एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आज का वर्कआउट जो है खुसूसी रमज़ान के लिए डिज़ाइन किया गया वो है अब्डोमिनल वर्कआउट। बेसिक पर्पज़ लोगों ने क्या रखा होता है रमज़ान में कि यार हमने रोजे तो रखने लेकिन शायद साथ वेट कम भी करना, पेट भी अंदर जाना चाहिए। तो आज का टारगेट हमारा वर्कआउट जो प्लान है वो है अब्डोमिनल का। 3 to 4 मिनट्स का वर्कआउट होगा, इसको आपने फॉलो करना है इंशाल्लाह। आई होप रिजल्ट आएगा। प्लस आप डाइट करोगे, कोशिश करें सहरी और इफ्तारी में डीप फ्राई आइटम को अवॉइड करें। रोटी चावल खा सकते हैं आप, कोशिश करें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, दही लें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, पानी में सॉल्ट डाल के इस्तेमाल करें, लेमन इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। ओके, वार्म अप करेंगे। 5 4 3 2 and 1। ओके, हम जाएंगे अपनी पहली एब्डोमिनल का वर्कआउट की तरफ जो कि है सिंपल क्रंचेस। स्ट्रेट लेट देंगे, चिन अपवर्ड करेंगे एंड क्रंच। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 रैप्स करेंगे। 2 3 4 15 16 17 18 19 20। ये हो गया एक सेट एक्सरसाइज का। इसके हम अज्यूम करें कि हम 3 सेट्स करेंगे, आप लोग 3 ही करेंगे, मैं 1 कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी टेबल टॉप क्रंचेस। लेग को लिफ्ट करेंगे, बेंड करेंगे। टेबल टॉप्स को इसलिए कहा जाता है बिकॉज की पोजीशन टेबल की तरह की। ओके, क्रंच करेंगे 20 रैप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15 6 7 8 9 and 20। इसके भी अगेन 3 सेट्स करेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो है लेग रेस। इसके 10 रैप्स के 3 सेट्स करेंगे। हैंड उसके नीचे रखेंगे। लोअर बैक के इसको आप नीचे एडजस्ट करोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यार अब्डोमिनल करते हुए हमारे लोअर बैक में पेन होती है, इसलिए होती है बिकॉज हाथों की एडजस्टमेंट सही थी आप लोग कर रहे हैं। हैंड्स को बिल्कुल कर्व्स के नीचे रखेंगे जहां पे आपके बैक का कर्व आता है। इसको लिफ्ट करेंगे लेग्स को एंड डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसके भी हो गया एक सेट और इसके हमने 3 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है क्रॉस क्रंचेस। लेग को क्रॉस करेंगे। क्रॉस क्रंचेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज में ऑपोजिट लेग और ऑपोजिट आर्म का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब आपका लेफ्ट आर्म ये तो राइट लेग की तरफ हम जाएंगे। 10 रैप्स ईच साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चेंज करेंगे साइड को। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये हम इसको एक सेट कंसीडर करेंगे और 10 रैप्स दोनों तरफ करेंगे तो एक सेट होगा। इसका आपने 3 दफा रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो है प्लैंक है। होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स के लिए मैं होल्ड करूंगा। यहाँ पे आप लोग 10 20 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैक्स कर सकते हैं। उसके आप लोग 3 सेट करेंगे। ओके, प्लैंक का पोजीशन क्या है? बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ये थी हमारी आज का वर्कआउट रमजान का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप डाउनलोड वर्कआउट्स को फॉलो करना लाजमी और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। थैंक यू सो मच। ठीक है जी ज़ोएब, आपने हमारे साथ शेयर कर दिया जी, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग घर में ये रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं नारियल के क्या फ़वाइद हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले गुर्दों में पथरी का ये खात्मा करता है अगर आप नारियल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जी जिन लोगों को हाजमे के मसाइल रहते हैं उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। इजाफी जो जिस्म में आपके पानी है उससे छुटकारा हासिल हो जाता है आपको। इसके लिए जी आप अगर नारियल का इस्तेमाल करेंगे, हार्ट हेल्थ भी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। फिर आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हड्डियाँ भी आपकी जो है इससे ताकतवर होती हैं, मजबूत होती हैं। और इसके बाद जी एनर्जी ड्रिंक
का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अगर नारियल पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, स्टमक के लिए भी अच्छा होगा, हाजमे के लिए भी अच्छा होगा और वैसे भी ठंडक का एहसास रहेगा। तो ये फ़वाइद हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर किए, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होनी है, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई सजेशन देना चाहें वो भी ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।